नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित आनंद और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन और जो भी बोर्ड्स एग्जाम्स हो रहे हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से दे रहे होंगे। 11 मार्च आपको डेट याद होनी चाहिए क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स का क्लास 10th का बोर्ड का पेपर है, तो 11 मार्च तो एकदम दिमाग में छपा होना चाहिए आपके। ठीक है ना, बिल्कुल एक इवेंट की तरह इसको हम बढ़िया से करके आएंगे। जैसे साइंस का पेपर किया है बहुत ही वैसे ही अच्छी तरीके से मैथ्स का पेपर भी करेंगे। रैपिड रिवीजन आपके सामने लेके आया हूं आज। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 का एक रैपिड रिवीजन कराऊंगा बिल्कुल। तो थोड़ा सा वीडियो में बनने की कोशिश करिए, मजा आएगा आपको। अब जब चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 की बात करता हूं तो पहला जो चैप्टर है वो है हमारा रियल नंबर्स। और चैप्टर 1 रियल नंबर्स अकेला नंबर सिस्टम को डिफाइन करता है और आप देख सकते हैं कि 6 मार्क्स की इसकी वेटेज है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन रियल नंबर से पूछे जा सकते हैं। सेकंड जो हमारा कैटेगरी है वो है एलजेब्रा की, और 20 नंबर की एलजेब्रा है, और 20 नंबर मैथमेटिक्स का स्कोर बनाने और बिगाड़ने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये 20 नंबर किस चैप्टर को डिफाइन कर रहे हैं? सबसे पहले तो पॉलिनोमियल्स, उसके बाद आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। फिर आपका क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और पांचवा चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी समांतर श्रेणी। तो ये 4 चैप्टर जो हैं ये 20 नंबर लेके चल रहे हैं। और ये 4 वो चैप्टर हैं जो पीछा सिर्फ अपने चैप्टर में ही नहीं छोड़ते। आप ट्रिग्नोमेट्री ले लो, सर्कल ले लो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ले लो, मीन मीडियन मोड ले लो, कुछ ही ले लो, आपको ये भाई साहब मिल जाएंगे हर जगह। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक और एपी घुस जाएगी कि आपको पता भी नहीं लगेगी। तो अंडर एस्टिमेट तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो रैपिड रिवीजन करते हैं शुरू। आप सभी को पता है कि मेरा नाम मोहित आनंद, और अगर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं तो जाके फॉलो करना ना भूलिए। अकेडमी अंडरस्कोर मैथ्स अंडरस्कोर साइंस के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का इस। अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 में जो अगर आप सिलेबस देखोगे तो लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब जाहिर सी बात है कि आपसे इसकी डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी भी या प्रत्येक कंपोजिट नंबर को कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के रूप में दर्शा सकते हैं। प्राइम नंबर के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 4। आपको पता होना चाहिए कि 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई तो महान मूर्ति मेरे बच्चे ऐसे भी होंगे जो भूल गए होंगे कि कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो भैया जी, कंपोजिट नंबर होते हैं वो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिनके 2 फैक्टर्स हैं, जैसे एक तो एक और एक वो खुद, तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर है, एक तो एक और एक वो खुद, भाई साहब ऐसे ही नंबर को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो वो नंबर जिनके 2 से ज्यादा है, यानी एक तो है ही, वो खुद भी है, और इसके अलावा भी अगर एक है तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि 4, 4 का फैक्टर है 1, 2 और 4, इसीलिए 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। अगर मैं कहूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो बिना किसी हिचकिचाहट के आंसर आना चाहिए 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की अगर सुने तो कहता है कि भैया हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने क्या लिया? 4 ऐसे कंपोजिट। तो बताइए क्या मैं 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूं? हाँ बोलना पड़ेगा। और ये 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 4 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। तो क्या मैंने कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के रूप में डिनोट कर दिया? इस थ्योरम में एक चीज और लिखी गई है, एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर। एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर यानी कि वो जो प्राइम नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे उस कंपोजिट नंबर को, उनके ऑर्डर को छोड़ के, और हर बार ये यूनिक होंगे। हर एक नंबर के लिए ये यूनिक होंगे, ये भी ध्यान रखना है। जैसे मान लो हमने 6 ले लिया, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 3।
तो इनके ऑर्डर से मेरा मतलब क्या है, इनके ऑर्डर से मेरा मतलब है कि अगर मैं 3 इंटू 2 भी लिख देता तो भी 6 होता, 2 इंटू 3 लिख दिया तो भी 6 होगा। 2 इंटू 2 को मैं और क्या लिख सकता हूं, तो 2 इंटू 2 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 4 जो कि एक कंपोजिट नंबर है, 6 अगेन एक कंपोजिट नंबर है, तो उसको मैं 2 की पावर 2 में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। 6 को मैं 3 की पावर 1 और 2 की पावर 1 या 2 की पावर 1 3 की पावर 1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब क्वेश्चन इस चैप्टर में और जो बनने वाले हैं, एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि √2, √3 और √5 इनको जो प्रूफ करना आता है कि प्रूफ करिए कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, इनकी इर्रेशनैलिटी प्रूफ करने को आएगी। एक क्वेश्चन तो 100% आने वाला है। आप भी जब पेपर देके आओगे तो कहोगे कि सर आपने कहा था कि क्वेश्चन आएगा जरूर। अब वो क्या, एग्जामिनर क्या सोच के बैठा होगा, एग्जामिनर सोच के बैठा है कि बच्चा तो √2, √3, √5, √7 की इर्रेशनैलिटी को प्रूव करना एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के थ्रू रट के बैठा हुआ है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में ही है, घबराने वाली बात नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो दे देगा कि भैया प्रूफ करो 3 प्लस √2 को क्या प्रूफ कर दो, इर्रेशनल प्रूफ कर दो, घुमा देगा। और अगर ऐसा वो घुमाएगा तो क्वेश्चन में लिख के दे देगा क्या, कि √2 क्या है, इर्रेशनल। और अगर नहीं भी लिख के देगा तो आप क्योंकि पहले प्रूफ कर चुके, आपको पता होना चाहिए कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो उस थ्योरम का इस्तेमाल करके, उस फैक्ट का इस्तेमाल करके आप 3 प्लस √2 को या कुछ भी दे दे, मान लो दे दे 5 माइनस √3 दे दे, इसको प्रूफ करो कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो किसी को भी आप इर्रेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं और इस पे क्वेश्चन 100% आएगा, ये ध्यान रखना। तो एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे आ सकता है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बीच में रिलेशन पे क्वेश्चन दे सकता है, एक आपकी इर्रेशनैलिटी पे क्वेश्चन दे सकता है, और क्या देख सकता है, आइए देखते हैं। और जो हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन आने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम पे। एचसीएफ को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो या दो से ज्यादा संख्याओं में ऐसा एक नंबर जो कॉमन हो और सबसे बड़ा हो, उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो एलसीएम किसको बोलेंगे, एलसीएम बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को, यानी दो या दो से ज्यादा नंबर का एक ऐसा गुणज, एक ऐसा मल्टीपल जो दोनों या जितने भी नंबर हैं उन सब में क्या हो, कॉमन हो और सबसे छोटा। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लिए 2,4,6 और मैंने आपसे पूछा कि इसका एचसीएफ निकालिए और इसका एलसीएम निकालिए। अब जब एचसीएफ निकालने की बात आएगी, एलसीएम निकालने की बात आएगी, तो मैं क्या करूंगा, आप देखिएगा। मैं 2 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लूंगा, तो मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, कोई आपको इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए। 4 एक कंपोजिट नंबर है तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और 6 अगेन जो कि एक कंपोजिट नंबर है, इसको मैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकता हूं। अभी पीछे ये चीजें समझाई हैं मैंने। एचसीएफ को मैं क्या लिख सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। ऑल कॉमन फैक्टर्स कहने का मतलब ये है, जैसे ये 2 है, 4 है, 6 है, तो पहले तो हमें ये ढूंढना है कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। अब जैसे ही मैं कॉमन फैक्टर ढूंढ लूंगा, उस कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी जो पावर होगी उन सभी का प्रोडक्ट एचसीएफ होगा। जैसे अगर मैं कहूं 2, 4 और 6 में कॉमन फैक्टर क्या है बताइए, तो अगर मैं कहूं कि कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप कहोगे जी 2 है, और 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, 1 है। क्या इसके अलावा कुछ और कॉमन है, नहीं। तो 2, 4 और 6 का एचसीएफ क्या 2 ही होगा, हां बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी चीज, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो एचसीएफ है, अगर आप देखेंगे तो 2, 4 और 6 का सबसे बड़ा फैक्टर हमने खींच लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या खींच लिया, सबसे बड़ा फैक्टर खींच लिया, वही हमारा एचसीएफ होता है। अगर आप कभी ध्यान देते हो तो कई बार हमें रेशियो दिया रहता है, जैसे मान लो रेशियो दे दिया 2:3, तो हम कहते हैं ना कि लेट द रेशियो बी एक्स। ये रेशियो को क्या मान लो, एक्स मान लो। अक्सर हम अपने क्वेश्चन में इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो रेशियो को एक्स माना जा रहा है मेरे बच्चों, ये एक्स क्या है, ये एक्स वही एचसीएफ है। उसी को ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी संख्या जो इससे निकली थी
तब जाके ये रेशियो बना था 2:3। जब दोबारा इसमें गुणा कर दूंगा उस x की तो मेरे को वो नंबर मिल जाएगा जिस नंबर से x निकालने के बाद मेरे को 2:3 मिला था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आइए इसका एलसीएम निकालना बताता हूं। अब 2 के फैक्टर हमने क्या करे, 2 के पावर 1, 4 का फैक्टर क्या करा, 2 की पावर 2, और 6 का फैक्टर क्या करा, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। आइए बताता हूं कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, या ईच कॉमन तो नहीं, प्राइम फैक्टर। जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उन प्राइम फैक्टर की जो ग्रेटेस्ट पावर है उनका प्रोडक्ट हमें एलसीएम देगा। यहां हमें कॉमन नहीं ढूंढना, ये चीज ध्यान रखिएगा। कैसे, जैसे 2, 4 और 6 तीनों में ही 2 आए हैं भाई, तीनों में 2 आए हैं, हमें 2 की सबसे बड़ी पावर देखनी, और 2 की सबसे बड़ी पावर क्या थी, 2 थी। अब 3 इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, लेकिन आया तो है, और आया है तो लेना है, क्योंकि उसने कहा है ईच प्राइम फैक्टर। तो 3 की और सबसे बड़ी पावर क्या है, 1। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूं तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 3। तो मेरे बच्चों आंसर कितना हो गया, 12। 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या है, 12 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो हाँ तो बोलना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। यानी 3 चीजें हैं इस चैप्टर से, एक इर्रेशनैलिटी, इर्रेशनल प्रूफ करिए, दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और फिर यहां एचसीएफ और एलसीएम पे क्वेश्चन आपको घुमाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर ये 3 चीज आपको याद है तो आप घबराइएगा। आइए एक और फॉर्मूला बताता हूं इस चैप्टर का, और फिर मैं आपको अगले चैप्टर की ओर लेके चलूंगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। जैसे मान लीजिए 2 नंबर दे दिए गए 336 और 54, ये 2 नंबर हैं, इनका एचसीएफ दे दिया 6, और कह दिया कि बताइए इन्हीं 2 नंबरों का एलसीएम कितना होगा। तो आप इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो वो 2 नंबर कौन से हैं, 336 इंटू में 54, इन्हीं का तो प्रोडक्ट करना है, अपॉन में इनका एचसीएफ क्या है, 6। तो ये एलसीएम का फॉर्मूला एक्चुअली में कहां से आया, ये एलसीएम का फॉर्मूला एक्चुअली में यहां से आया। तो 6 से इंटू करूंगा 54, तो 9 बार में एलिमिनेट हो जाएगा, 9 6 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 तिया 27 और 5 32, तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 3 30, 3024 इसका एलसीएम आएगा। वेरिफिकेशन करने का तरीका क्या है, अगर आपको अपने आंसर को वेरीफाई करना है तो दोनों का प्रोडक्ट, दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूं कि ये जो चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं ये बहुत ही बखूबी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। आइए आपको चैप्टर नंबर 2 की कुछ बेसिक बातों के बारे में बताता हूं। पर अगर मैं 2 की बात करूं, जिसको हमने पॉलिनोमियल्स बोला है, क्या बोला है, पॉलिनोमियल्स। तो चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल है, पहली बात तो पॉलिनोमियल क्या, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। अब इसमें एक तो जीरोज, एक कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट टर्म, इन सब चीजों का जिक्र होता है, और फिर एक वेरिएबल। तो हमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। किस पे ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। और जनरली जो देखने को मिलेगा वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, यानी एक्स एज ए वेरिएबल मिलेगा। तो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो वेरिएबल होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर मैं इसका पोस्टमार्टम करूं, तो ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स और सी ये क्या है, ये इस पॉलिनोमियल के टर्म्स हैं, यानी कि पद हैं, जिसमें x क्या है, x वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चर होता है। अब बच्चा कहता है जी यहां तो एक्स स्क्वायर है, यहां तो x है, अरे क्या फर्क पड़ता है,
क्या आप x की वैल्यू निकाल के एक्स स्क्वायर की जगह और x की जगह पुट करोगे तो सॉल्व नहीं होगा? होगा। एक्स स्क्वायर और x अलग अलग नहीं है, वेरिएबल तो x ही है ना। अब जैसे मैं कह दूं a b c, ये आपके इंटीजर्स हो गए। जिसमें अगर मैं बात करता हूं कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट क्या होते हैं? जो वेरिएबल के साथ गुणा में होते हैं, जो वेरिएबल के साथ संख्या मिलेगी। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? ए, तो मैं कहूंगा ए क्या है मेरे बच्चों? ए कॉफिशिएंट है किसका? एक्स स्क्वायर का। बी क्या है? तो बी कॉफिशिएंट है किसका? एक्स का। लेकिन सी क्या है? तो ध्यान रखिएगा सी एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म जिसको हम बोलते हैं अचर पद। अचर पद क्यों? क्योंकि भैया इसमें कोई चर नहीं है, इट हैज नो वेरिएबल। और जीरोस क्या होता है? जिसको हिंदी में शून्यक बोलते हैं। हिंदी मेरी थोड़ी टाइट है तो उसका ध्यान रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शून्यक किसको बोलते हैं? बहुपद में जिस वेरिएबल का मान रखने पर px क्या हो जाए? जीरो। तो जिस वैल्यू पे जीरो हुआ, जिस वैल्यू पे जीरो हुआ, वही वैल्यू मेरे बच्चों क्या है? उसी को जीरोस कहते हैं। किसका? पॉलिनोमियल का। आइए एक स्टेप और आगे लेके चलता हूं। अगर मैं बात करता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो उसका जनरल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की? हाईएस्ट पावर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होगी, जिसको डिग्री कहते हैं, 3 होगी। अब ये मोनोमियल भी हो सकता है, बायनोमियल भी हो सकता है, और ट्राइनोमियल भी हो सकता है। अब ये मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल किस बला की नाम है? तो मोनोमियल का मतलब जिसमें सिर्फ एक पद हो। जैसे मैंने लिख दिया 2x², तो ये अपने आप में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन है क्या है? मोनोमियल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पद है। अगर वही पद की संख्या यानी टर्म्स कितने हो गए? 2 टर्म्स हो गए। जैसे मैंने लिख दिया 2x² माइनस 4x। अब ये 2 पद वाला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, जिसको बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब हो गया जैसे x² प्लस x प्लस 1, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 3 पद हो गए। लेकिन ये चाहे मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, तीनों की डिग्री क्या है? यहाँ भी 2, यहाँ भी डिग्री 2, और यहाँ भी डिग्री 2। तो ये सब के सब क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कई बार पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, ग्राफ वो क्या होता है? तो वो होता है पैराबोला। पैराबोला इस तरीके से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। अगर ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, ये कौन सी एक्सिस होगी? y। ये नेगेटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव y, सॉरी पॉजिटिव x, और ये नेगेटिव x एक्सिस। अब अगर ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x का ग्राफ है, तो x एक्सिस पे जहां एक दूसरे को कट करेंगे वही इसके क्या होंगे? जीरोस। तो इसके कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। और इस बात का अंदाजा आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि जितनी डिग्री, ध्यान रखिएगा कभी गलत नहीं होगा, अगर मेरी बात आप भूल गए तो गलत होने के चांसेस है। जितनी डिग्री उतने जीरोस, उतने क्या? जीरोस। यानी अगर डिग्री 2 है तो x की 2 ऐसी वैल्यू हो सकती है जिस पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। उम्मीद करता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये बेसिक चीजें आपको बहुत ही बखूबी समझ आ रही है। जो हमारे एनसीईआरटी में चीजें गिवन है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेसिक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री 0 होगी। कोएफिशिएंट क्या है? जीरोस किसे कहते हैं? वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म। भाई रिलेशनशिप में जैसे हम मान लेते हैं कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमने ये एक पॉलिनोमियल ले लिया और इसके 2 जीरोस ले लिए, एक को अल्फा और दूसरे को बीटा कह दिया। तो हमें 2 रिलेशनशिप यहां पर पढ़नी है। पहली रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस, पहली रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जो कि है आपकी माइनस बी अपॉन में ए। इसी को हम लिख सकते हैं माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। और जो दूसरी रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, यानी कि दिए गए 2 जीरोस का प्रोडक्ट, जो कि अल्फा इंटू बीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये होता है हमारे c अपॉन a के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x²। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फर्स्ट सम ऑफ जीरोस, सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये 2 रिलेशनशिप है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट और जीरो के बीच में हमें पढ़नी है। जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो हमने अल्फा और बीटा लिए।
अब जो क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन तो जो आएगा वो ये आएगा कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको जो होंगे वो गिवन होंगे। क्या होंगे? गिवन होंगे। और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ये रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या इनके द्वारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का निर्माण करिए। तो शॉर्ट ट्रिक तो यही है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी अगर आपको एक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम और उन्हीं के जीरोज का प्रोडक्ट गिवन है और आपसे कह दिया गया कि पॉलिनोमियल निकालिए, तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं जो हमें चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल से पढ़नी है। उम्मीद करता हूं कि ये जो एक रैपिड रिवीजन आपको कराया है वो बहुत ही बखूबी तरीके से समझ में आया होगा। आप मेरी एमसीक्यू सीरीज और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है जिसमें मैंने लगातार वीडियो डाले जा रहा हूं, उसमें जाकर के इन क्वेश्चंस, इन कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उससे आप अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले तो इस चैप्टर का जो ये नाम है वही समझ में आना जरूरी। देखो पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो। यानी हमारे पास लीनियर इक्वेशन का पेयर है, यानी दो लीनियर इक्वेशन होंगे। उसके बाद लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 होती है। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं और जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और मैंने आपको बताया कि अगर डिग्री 1 तो इसके जीरो भी 1 ही होगा। जीरो 1 होने का मतलब है कि वेरिएबल की सिर्फ एक ऐसी वैल्यू होगी जिस वैल्यू पर पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो ट्विस्ट डाला गया है वो ट्विस्ट ये डाला गया है कि अब दो वेरिएबल्स आएंगे, एक वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल y आएगा। पॉलिनोमियल में जब आप पढ़ रहे थे तो वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वाला था। जैसे अगर मैं आपसे जनरल फॉर्म की बात करूं कि इस चैप्टर में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमें लेके चलना है वो क्या लेके चलना है, तो सबसे पहला लेके चलना है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन लेके चलनी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर ध्यान ये देना है कि जो a1 और आपका a2 है वो कॉफिशिएंट ऑफ x है, दो अलग अलग इक्वेशंस का। जो b1 और b2 है वो आपका कॉफिशिएंट ऑफ y है। और जो c1 और c2 है हमारा, वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म है। आपको ये ध्यान रखना है और ये इंटीजर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इससे अब हमें और क्या क्या पता लग सकता है? अब सबसे बड़ी चीज, अगर हम इनके सॉल्यूशंस की बात करें या सॉल्व करने की बात करें तो दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इसको। पहला जो मेथड है वो ग्राफिकली मेथड है, ग्राफिकली। और दूसरा जो मेथड है वो एल्जेब्रिकली। तो पहला ग्राफिकली, ग्राफिकली का मतलब तो हो गया ग्राफ बनाओ। और जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, क्या चीज? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है मेरे बच्चों वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? एक सीधी रेखा होती है। अब क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन तो पेयर में मौजूद है तो इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन होंगी वो भी कितनी स्ट्रेट लाइंस होंगी? दो, क्योंकि दो इक्वेशन तो दोनों का ग्राफ दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां तीन कंडीशन आ जाती है। तीन कंडीशन कौन कौन सी आएगी? कि हो सकता है कि वो दोनों लाइन आपस में कैसी हो? इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। कैसी लाइन हो भाई? इंटरसेक्टिंग। भाई वीडियो में बने रहना बहुत जरूरी है। अगर इस वीडियो को एंड टाइम में पूरा देख लिया तो आधे घंटे से 40 मिनट के अंदर में पहले से लेके 5वें चैप्टर को इस तरीके से दिमाग में बैठा दूंगा कि आप भी पेपर देके जब आओगे तो कहोगे कि लास्ट टाइम में बहुत मजा आ गया पढ़ के। दूसरा, हो सकता है कि दोनों गिवन लाइंस पैरेलल लाइंस हो और हो सकता है कि दोनों गिवन लाइन को इंसिडेंट हो। ठीक है? इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी रेखाएं, पैरेलल लाइन समांतर रेखा और को इंसिडेंट्स यानी कि संपाती। अगर इंटरसेक्टिंग है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये चीज ध्यान रखना है।
सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक। इसी को हम लिख सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों? ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन इन दोनों का। दूसरा, अगर लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन के कोई सॉल्यूशन नहीं होते, नो सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर वहीं कोइंसिडेंट लाइन है, कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन, तो इसी के हो जाएंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा एक और चीज जो वो बोलता है वो ये है कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इसी को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। अगर पैरेलल है तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो कई बार क्वेश्चन में तो लिख के दे देगा कि दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बताइए कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए। कोइंसिडेंट लाइन भी क्या होती हैं? कंसिस्टेंट होती हैं, लेकिन ये साथ ही साथ एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होती हैं। कोइंसिडेंट का मतलब ही है कि एक लाइन के ऊपर ही आपकी कौन सी लाइन होगी? दूसरी लाइन होगी। यानी जो सॉल्यूशन फर्स्ट वाली लाइन के ग्राफ के होंगे वही सॉल्यूशन सेकंड वाली लाइन के ग्राफ के होंगे। इसीलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं आपकी कोइंसिडेंट लाइन की। तो अगर ग्राफिकली देखा जाए तो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया ये कैसे पता चलेगा, एक तो ग्राफ बनाना वो तो अलग सिनेरियो है कि इंटरसेक्टिंग लाइन से कैसे पता लगेगी कि लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन से। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का पता करने के लिए आपको क्या करना है? जो भी इक्वेशन दी गई है वहां से a1 a2 निकालना है, उसका रेशियो अगर नॉट इक्वल्स टू है किसके? b1 अपॉन b2 के, तो जो लाइंस है वो कैसी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। भाई दो इक्वेशन दी हुई है ना जिसके जनरल फॉर्म आपको बताए। अगर आपने दोनों लाइंस देखी और दोनों लाइंस कैसी निकलनी है? पैरेलल। तो पैरेलल लाइन के लिए जब आप उनके कोएफिशिएंट का रेशियो निकालोगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कोइंसिडेंट लाइन की, कोइंसिडेंट लाइंस की, तो कोइंसिडेंट लाइन की अगर मैं बात करूं तो a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिख दी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 और इधर लिख दिया 3x प्लस 2y बराबर 5। तो ये जो दो इक्वेशन मैंने यहां पर लिखे हैं इन दोनों का अगर आप ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालोगे तो वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। बट अगर मैं पैरेलल लाइन की बात करूं तो वो उसी को मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 और मैं लिख सकता हूं 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 6। तो अब जो ये दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइन एक पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। बट अगर वहीं पे मेरे को रिप्रेजेंट करना है कोइंसिडेंट को, तो मान लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 और इधर मैं लिख सकता हूं 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 14। तो अब जो ये दो लाइंस हैं ये दोनों की दोनों लाइंस कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट के रेशियो से आप पता कर सकते हैं कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट। मैंने आपको बताया कि दूसरा मेथड क्या है? एलजेब्रिकली, एलजेब्रिकली सॉल्व करना है। एलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए हमें तीन मेथड दिए गए। पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना। दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन। क्या होता है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड सबसे बढ़िया है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे? किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड तो आपके इस बार के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो आपको इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत, कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को छोड़ सकते हैं। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके एलजेब्रिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के आप क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये है पूरा का पूरा तीसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट, चाहे वो ग्राफिकली हो चाहे वो एल्जेब्रिकली हो। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत चैलेंज आता है वो चैलेंज आपका इक्वेशन बनाने आता है। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले क्वेश्चन की इक्वेशन बनाना इतना टफ काम नहीं है। अगर आप दो कंडीशन चुन पा रहे हैं, दो वेरिएबल चुन पा रहे हैं, तो आप आसानी से इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। आइए चैप्टर नंबर 4 के बारे में आपको बताता हूं। मैं बात करता हूं अपने चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको कहते हैं द्विघात समीकरण। है ये पॉलिनोमियल के जैसा ही, बट काफी कुछ अलग है। सबसे पहले अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0।
ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। समझ रहे हैं बात को? भाई जाहिर सी बात है कि क्वाड्रेटिक है तो मेरे बच्चों डिग्री कितनी होगी? 2 होगी, यानी कॉफिशिएंट एक्स, सॉरी वेरिएबल एक्स की जो हाईएस्ट पावर मिलेगी वो 2 देखने को मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि इसके जो रूट्स होंगे, अब हम यहाँ पर एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम रूट्स बोलेंगे। रूट्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। अब हम जीरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जीरो का इस्तेमाल आपको पॉलिनोमियल तक करना था। अब हम यहाँ पर इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे और एक्स स्क्वायर के, एक्स के वेरिएबल के 2 रूट होंगे जिस पर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सॉल्व करने के 3 मेथड है इसको। पहला मेथड तो फैक्टराइजेशन है। पहला मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन। इसी मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल निधड़ल्ले से सारे बच्चे करते हैं, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना। दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो पिछले कई सालों से एनसीईआरटी के सिलेबस से काट दिया गया, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके ही हमने एक और शॉर्ट ट्रिक निकाली, जो तीसरा हमारा तरीका है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। किसका इस्तेमाल करो? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी जो 2 तरीके चल रहे हैं वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है, इसके अलावा जो हमें जानना होता है, जैसे अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, किसकी बात कर रहा हूं भाई? फैक्टराइजेशन तो आप कर ही लोगे, लेकिन अगर मान लो मैं बात करूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या कुछ जानना है हमें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या लिया था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए बी और सी जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें, इस फॉर्मूले में, वो ए बी और सी आपको उस इक्वेशन से फाउंड आउट करना है जिस इक्वेशन के रूट्स आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से लगाना चाह रहे हैं। लेकिन यहां पर जो एक चीज आपको दिखाई दे रही है, डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, विविधकर बोलते हैं इसको हिंदी में। डिस्क्रिमिनांट क्या करता है? डिस्क्रिमिनांट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट 3 तरीके का हो सकता है रूट्स कैसे हो जाए? तो भैया रियल रूट्स हो जाए, हो सकता है रूट्स यानी कि दोनों वैल्यू जो आएंगी, 2 0 जिसको रूट्स बोल रहे हैं, हो सकता है वो दोनों इक्वल रूट्स हो। और तीसरी चीज हो सकता है वो अनइक्वल रूट हो। तो क्वेश्चन तो कई बार यही आ जाता है कि रूट्स के नेचर फाइंड करो। रूट्स का नेचर फाइंड करने के लिए आपको रूट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको फाइंड करना है उसका डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो रियल रूट है, अगर डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो मेरे बच्चों इक्वल रूट है, और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो ध्यान रखिएगा अनरियल रूट है। अनरियल रूट का मतलब होता है इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट इसलिए बोल रहा हूं कि रूट के अंदर जब माइनस की संख्या आ जाती है तो इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जो आप सब 11th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो अगर रूट में यहां लिखा हुआ है ना रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला जो टर्म है, तो रूट में अगर नेगेटिव आ गया तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनरियल रूट, यानी वो एक इमेजिनरी रूट है, इमेजिनरी नंबर है। अदरवाइज रियल रूट और इक्वल रूट। तो क्वेश्चन कई बार किस तरीके से आ जाएगा कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट। अगर नेचर ऑफ रूट क्या है? इक्वल, तो रूट्स फाइंड करो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप फाइंड कर सकते हो। वरना सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो कह देगा कि भैया गिवन पॉलिनोमियल, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है? इक्वल। वो पहले ही कह देगा और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स के अलावा कोई वेरिएबल डाल देगा, कहेगा इसका वैल्यू फाइंड करो। तो उसके लिए भी आपको जो इस्तेमाल करना है वो कौन सा फॉर्मूला? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्वाड्रेटिक क्योंकि इक्वेशन की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है जो ग्राफ होगा वो ग्राफ हमारा कैसा होगा? वो ग्राफ हमारा भाई साहब पैराबोला होगा, इसमें आपको कोई संशय नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? आइए रैपिड रिवीजन की पहली वीडियो के आखिरी चैप्टर नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अगर मैं चैप्टर नंबर 5 की बात करूं तो वैसे तो पूरा का पूरा देखो तो चैप्टर ये काफी लेंदी है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हिंदी में हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या है? यानी कि नंबर की एक ऐसी सीरीज, नंबर की एक ऐसी सीरीज कि अगला नंबर पिछले नंबर से, अगला नंबर पिछले नंबर से समान दूरी पर हो, इनके बीच की दूरी, इनके बीच का अंतर कैसा हो? समान हो। तो उसी को, उस नंबर की श्रेणी को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। यानी जो कॉमन डिफरेंस है, एक तो होता है फर्स्ट टर्म पहला पद जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है मेरे बच्चों? कॉमन डिफरेंस, जिसको समांतर बोलते हैं, समानांतर, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक होता है लास्ट टर्म, अंतिम पद, जिसको हम nth टर्म भी बोलते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? an से रिप्रेजेंट करते हैं।
फिर एक होता है सम, सम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं, कई जगह लास्ट टर्म एल के फॉर्म में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उस चीज से आपको घबराना नहीं है। समझ में आ रहा है? दो फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला फॉर्मूला है ए एन का फॉर्मूला, और वो है ए प्लस एन माइनस वन डी। ये वो फॉर्मूला है जो फॉर्मूले में जब मैं एन की वैल्यू रख दूंगा तो कोई भी पद, कोई सा भी टर्म मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि एन किसको रिप्रेजेंट करता है, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को। किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स को। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी बताया, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस को, यानी कि उस एपी के अगले नंबर और पिछले नंबर के बीच की जो दूरी होगी वो डी होगी। पहला टर्म पहला ही होगा, और कितने टर्म है वो एन होगा। और ए एन क्या है, ए एन आपको nth टर्म बताएगा। क्या बताएगा मेरे बच्चों, nth टर्म, या कौन सा पद निकालना है वो ए एन के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो ये सबसे प्राइमरी फॉर्मूला है इस चैप्टर का। इसके अलावा जो फॉर्मूला है वो एस एन का फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला, और एस एन का फॉर्मूला है एन अपॉन टू, ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी फॉर्मूले को मैं अगर थोड़ा और सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, यानी मैंने टू ए को दो बार ए प्लस ए लिख दिया। तो ए प्लस एन माइनस वन डी, अभी मैंने आपको पीछे बताया है किसका फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला है। तो यहां से एस एन क्या हो जाएगा, एन अपॉन टू, ब्रैकेट में ए प्लस ए एन हो जाएगा। तो एक एस एन का फॉर्मूला ये भी है, एक एस एन का फॉर्मूला ये भी है। अगर आपको ए एन और डी दिया है तो आप ये लगाइए, अगर आपको एन ए और ए एन दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया है, तो आप ये लगाइए, कोई सा भी लगा लीजिए, एस एन आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको मजा जरूर आएगा, क्योंकि मेरा मकसद एक ओवरव्यू देना, आपको फॉर्मूले को रिवाइज करवाना है। समझ में आ रहा है बात? बाकी तो देखो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे कि नेचुरल नंबर का सम, ठीक है, पहले एन नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, ये सारी चीजें आती रहेंगी, ठीक है। वो सारी चीजें तो जैसे कि कहने का मतलब है, क्वेश्चन अभी कराया लास्ट वीडियो में कि अगर दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसके कोई से भी टर्म का डिफरेंस निकाल लो, वो हमेशा वो क्या आएगा, जो उनके पहले टर्म का डिफरेंस होगा वही आएगा। तो इन अलग अलग तरीकों से आपको क्या हो सकता है, क्वेश्चंस इसमें घुमा सकता है, बाद बाकी चीजें सेम रहने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, रखिए अपना ध्यान, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।